प्रिय मित्रों, कल जो मैंने वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेजा था, यूट्यूब पे भी उसको डाला था, हमारे कॉलेज यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का फ़ायदा यही है कि एक बार आप प्लेलिस्ट खोलें तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उस सारे जो वीडियोस टीचर के द्वारा डाले गए हैं वो उसकी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उनको कंटिन्यूटी में सुन सकते हैं, उनको अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सामाजिक सर्वेक्षण का भी हमारा टॉपिक चल रहा है और कल हमने सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताओं पर बात की थी। आज हम सामाजिक सर्वेक्षण से एक जुड़ा हुआ एक और नए टॉपिक पर बात करेंगे और वह है सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य। ज्ञान की प्रत्येक शाखा, चाहे वह किसी भी विज्ञान से संबंधित हो, किसी भी विषय से संबंधित हो, उसका कोई ना कोई अपना महत्व या उद्देश्य जरूर होता है। बगैर उद्देश्य के किसी भी ज्ञान की शाखा का विकास कभी नहीं होता। और सामाजिक सर्वेक्षण, यदि सामाजिक अनुसंधान के रहते हुए भी अगर सामाजिक सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ी है तो वो क्यों पड़ी है? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से सामाजिक शोध के होते हुए भी सामाजिक सर्वेक्षण एक अलग से विधि के रूप में डेवलप की गई, एक टेक्निक है ये। तो निश्चित तौर पर इसका भी कुछ विशेष उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है। जब हम विभिन्न बिंदुओं पर यहां पर चर्चा करेंगे, उसके पहलुओं पर जब चर्चा करेंगे तो आपको और ज्यादा ये स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामाजिक जीवन के भी बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे विभिन्न उसके अपने पक्ष होते हैं, और इन विभिन्न पक्षों में कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जिनका अध्ययन केवल सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा ही किया जाना संभव है। हालांकि अंत में हम सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक शोध में क्या अंतर है, सामाजिक सर्वेक्षण यानी कि सोशल सर्वे और सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान यानी कि सोशल रिसर्च, इसमें क्या डिफरेंस है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों के ऊपर, और उनके उद्देश्यों में सबसे पहला जो उद्देश्य है वह है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना। मुख्य तौर पर सामाजिक सर्वेक्षण का जो प्रमुख कार्य है, जो सामाजिक सर्वेक्षण जिस वजह से एक नई विधि के रूप में डेवलप की गई, उसमें समाज से संबंधित समस्याओं के ऊपर अध्ययन करने की आवश्यकता की अलग से आवश्यकता जो महसूस की गई थी, पृथक से जो आवश्यकता महसूस की गई थी, उस आवश्यकता के चलते सामाजिक सर्वेक्षण या सोशल सर्वे की विधि का डेवलपमेंट हुआ था, उसका विकास हुआ था। सामाजिक समस्याएं समाज के साथ में बदलती रहती हैं। अगर हम मोटे तौर पर कुछ समस्याओं पर बात करें जो लगभग सभी समाजों में हमें सामान्य तौर पर कमोबेश ज़्यादा या कम देखने को मिल सकती है, तो उसमें बेरोजगारी है, वर्तमान समय को अगर हम देखें तो गरीबी है, भिक्षावृत्ति है, कहीं कहीं अशिक्षा भी बहुत ज़्यादा है। ये कुछ मूलभूत, और कुपोषण और समस्या तो वो तो है ही है, पर्यावरण की समस्या है ही है, कुपोषण और शारीरिक समस्या तो है ही है। तो ये कुछ मूलभूत ऐसी समस्याएं हैं जो कि हमें किसी भी मानव समाज में देखने को मिल सकती है, और सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है इन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना पृथक से। सामाजिक शोध में या सामाजिक अनुसंधान में तो हम सभी प्रकार के रिसर्च करते हैं, लेकिन सामाजिक सर्वेक्षण में विशेष तौर पर किसी समस्या विशेष का, किसी तात्कालिक समस्या विशेष का, किसी समस्या विशेष के हल के लिए उसका बहुत गहराई से, बहुत डीपली उसमें उसका अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सामाजिक सर्वेक्षण का सबसे पहला उद्देश्य माना जाता है कि सामाजिक अनुसंधान तो सभी क्षेत्रों से किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक अलग से तात्कालिक विधि जो तेजी से उसका अध्ययन कर पाए और उसके बारे में सही जानकारी दे पाए, ताकि उस समस्या से किस प्रकार से निदान पाया जा सकता है, उस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है, इसका पता लगाया जाए। इसके लिए सामाजिक सर्वेक्षण की बहुत बड़ी अपनी महत्वता है। दूसरा बिंदु है श्रमिकों की
दशा का अध्ययन। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि श्रमिकों के अध्ययन की बात ही यहां पर क्यों आई, दूसरी भी बात आ सकती थी। मुख्य बात यह है कि जब समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में डेवलप हो रहा था, आप लोगों को फर्स्ट ईयर में बता दिया था मैंने, याद भी होगा, नहीं तो होना भी चाहिए, कि समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में 1838 में सामने आया और उसको लाने वाले व्यक्ति का नाम था सर अगस्ट कॉम्ट। उस वक्त जब समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति का डेवलपमेंट हो रहा था, उस वक्त का जो विश्व का परिदृश्य था, विशेषकर फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इन सब स्टेट्स में, इन सब देशों में, वहां पर आप देखेंगे कि एक पूंजीवादी व्यवस्था, नई आर्थिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो चुका था। बड़े लेवल पर उत्पादन हो रहा था, बड़े लेवल पर कल कारखाने जो है, औद्योगिक जो इकाइयां हैं, उसका प्रारंभ हो चुका था। प्रारंभिक जो अर्थव्यवस्था थी उससे नए रूप में एक नई अर्थव्यवस्था, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, वह अर्थव्यवस्था सामने आ रही थी। ऐसे समय में एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ, और जैसा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मानव का इतिहास ही वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। दो प्रकार के वर्ग उत्पन्न हो रहे थे, एक था पूंजीपति वर्ग, जिसको बुर्जुआ वर्ग कहते थे कार्ल मार्क्स, और दूसरा था सर्वहारा वर्ग, यानी कि श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग वह था जिसके हाथ में संपूर्ण आर्थिक शक्तियां थी। हालांकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट पहलू श्रमिक थे, वो श्रमिक जो कि उस आर्थिक उत्पादन के मूल में लगे हुए थे, उसकी जड़ में लगे हुए थे, लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी गई थी, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए श्रमिकों के ऊपर भी अध्ययन, क्योंकि वो उस वक्त की तात्कालिक समस्या थी, और ये समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों का डेवलपमेंट हो रहा था, उनका विकास हो रहा था। तो सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत श्रमिकों की दशा का भी अध्ययन करके श्रमिकों की दशाओं को किस प्रकार से सुधारा जाए, उसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाए, उसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रयास किया था। तो इसलिए यहां पर बिंदु आया श्रमिकों की दशा का अध्ययन। अब यहां पर श्रमिकों के अध्ययन के दो पहलू हो सकते हैं। श्रमिक यानी कि जो अभावों में जीवन जी रहा था, सर्वहारा वर्ग, जो सब जगह से हारा, वो सर्वहारा वर्ग कार्ल मार्क्स के शब्दों में। उसके दो पहलू हैं अध्ययन की। एक पहलू तो यह हो सकता है कि श्रमिक स्वयं कहां तक जिम्मेदार हो सकता है अपनी उस दशा के लिए। स्वयं की जिम्मेदारी का मतलब है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यदि आप अपने हकों के प्रति, अपने हकूक के प्रति अपनी चेतन नहीं होंगे, कॉन्शियस नहीं होंगे, उसके लिए संघर्ष नहीं करेंगे, तो आपको पूंजीपति पूरी तरह से दबाएंगे, कुचलेंगे। इसलिए आपको स्वयं को भी अपने हकों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, उसके लिए संघर्ष करना होगा। तो पहली दशा तो यह थी कि श्रमिक स्वयं कहां तक जिम्मेदार है अपनी दशा के लिए, और दूसरी बात कि उसके आसपास की जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो पूंजीपतियों के द्वारा उसका जो शोषण हो रहा है, उस शोषण से कैसे उसको मुक्ति दिलाई जाए, और वो श्रमिक जिस जीवन में जी रहा है, क्योंकि अगर वो गरीबी में जी रहा है तो निश्चित तौर पर यदि वो गरीबी की दशा में जी रहा है, अभावों की जीवन जी रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित है, तो निश्चित तौर पर उसमें सामने पोषण की समस्या आएगी, शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या आएगी, शिक्षा की समस्या आएगी, बेकारी की समस्या आएगी। जब ये सारी चीजें आएगी, गरीबी की अवस्था होगी, तो अपराध की भी अवस्था हो सकती है। तो ये सारी जो साथ में जुड़ी हुई कोरिलेटेड जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं का भी अध्ययन करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण की आवश्यकता को महसूस किया गया था, जो तात्कालिक कारणों से या तात्कालिक प्रभावों को हाथों हाथ देखे और तुरंत उसका अध्ययन करके उसके निवारण के लिए, उसके कार्य कारण संबंधों का पता लगाने के, जो कि इसका पॉइंट भी है अगला, उन कार्य कारण संबंधों का पता करते हुए उनकी समस्याओं की खोज के लिए कुछ नवीन चीजों का निर्माण करे, नवीन सिद्धांतों का निर्माण करे। इसीलिए हमारा जो तीसरा बिंदु है वह है सामाजिक सिद्धांतों का सत्यापन करना। सामाजिक सिद्धांत
जिस प्रकार से प्रकृति के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, जिस प्रकार से इस भौगोलिक वातावरण के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, भूगोल के अपने सिद्धांत होते हैं, पर्यावरण के अपने सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार से कॉम्ट ये मानते थे और ये बात बिल्कुल सही थी कि सामाजिक घटनाएं भी अकस्मात या आकस्मिक घटित नहीं होती है, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं और यदि हम उन कार्य कारण संबंधों को ढूंढ लें तो उनके ऊपर हम सामाजिक सिद्धांतों का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बात की इससे पहले बिंदु पर कि श्रमिकों की दशा की बात की, श्रमिकों की दशाओं का अध्ययन करना। अब श्रमिक मान लीजिए, श्रमिक जो कि निश्चित तौर पर कम से कम उस वक्त भी और आज भी अधिकांश श्रमिकों की स्थिति जो है बहुत अच्छी आर्थिक रूप से नहीं मानी जा सकती, उनको बड़ी समस्याएं आती। तो आर्थिक तौर पर जब वो पिछड़े हैं, यानी कि गरीबी के उस रेखा में अंतर्गत आते हैं या ये गरीबी में आते हैं, तो उस गरीबी के साथ साथ अपराध का भी संबंध हो सकता है, उस गरीबी के साथ साथ कुपोषण का भी संबंध है, उस गरीबी के साथ साथ मानसिक तनाव का भी संबंध है, उस गरीबी के साथ साथ अशिक्षा का भी संबंध है। बहुत सी बातें हैं जो सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज से कई साल पहले जब अपराध पर अध्ययन किया गया तो उसमें गरीबी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण माना गया था। आप आज भी इस सिद्धांत का अध्ययन करके देख सकते हैं। विशेषकर हम अगर आतंकवाद की भी बात करें, नक्सलाइट एरिया की बात करें, कहीं पर भी हम जाएं, उन लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा जो टारगेट किए जाते हैं वो लोग हैं जो गरीबी में या बहुत ज़्यादा भुखमरी में जीवन जी रहे हैं। उनको पैसे का लालच देके, उनका माइंड वॉश करके, उनको दुनिया भर की बातें सिखाकर और पैसा देकर उनको लालच देके कि तुम्हारा हम ध्यान रखेंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और पैसे के आधार पर उनको ऐसे क्षेत्र में उतारा जाता है। बहुत पुराना सामाजिक सिद्धांत है कि अक्सर जो बच्चे बाल अपराध का जब अध्ययन किया गया तो उसमें देखा गया कि टूटे हुए परिवारों में बाल अपराधियों की संख्या ज़्यादा हो रही है, और ये फैक्ट है। इस तरह की जो चीजें हैं, सामाजिक जो सिद्धांत हैं, उन सामाजिक सिद्धांतों के सत्यापन के लिए सामाजिक सर्वेक्षण अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो कि इसका अध्ययन करता है। चौथा बिंदु है सामाजिक तथ्यों का संकलन करना। सामाजिक तथ्य यानी कि कार्य जोखिम कहते हैं किसी भी समाज में कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके। अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, थर्ड ईयर में ये आपके सिलेबस में आएगा। सोशल फैक्ट्स की जब जोखिम की थियरी आएगी उसमें कि ऐसा काम करने के तरीके या सोचना या अनुभव करने का तरीका जो किसी भी समाज में सामान्य तौर पर देखा जाता है, सामान्य तौर पर लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको हम सामाजिक तथ्य कहते हैं। अभी आप नहीं समझें। तो ये जो सामाजिक तथ्य हैं इनका संकलन कैसे किया जाए, क्योंकि अगर ऐसी जगहों पर हम चले जाएं जिन समाजों को हम नहीं जानते हैं तो वहां के मूलभूत काम करने के तरीके क्या है, वहां के मूलभूत सोचने के तरीके क्या है, लोग किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं उस समाज विशेष में, क्योंकि हर समाज का अपना एक काम करने का तरीका होता है, हर समाज का अपना एक सोचने का तरीका होता है। सभी जगह समाजों में एक सा समान सोचने के तरीके नहीं होते। हमारे यहाँ पर अगर महिला और पुरुष आपस में हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं तो हम इसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। आज भी हम उसी सोच में हैं। लेकिन कई समाज ऐसे जहां पर हाथ मिलाना एक बहुत सामान्य शिष्टाचार का द्योतक है। तो समाज के आधार पर काम करने के, सोचने के और अनुभव करने के तरीके होते हैं। घूंघट प्रथा भारत में है, क्या ये घूंघट प्रथा पश्चिम में है? अब सही है या गलत है वो हम अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। उनके दृष्टिकोण से ये गलत है, हमारे दृष्टिकोण से वो गलत है। और अगर ये है उनके दृष्टिकोण से अगर हम उसको नहीं मानते तो पिछली बार हमने घूंघट प्रथा के विरोध में एक शपथ ली थी। एनएसएस के मेरे वॉलंटियर और सब तो जानते ही हैं, एनसीसी वाले और ये बच्चे तो वहां पर इकट्ठा हुए थे साथ में। तो क्या सामाजिक तथ्य, कैसा सोचने का तरीका है, कैसे काम करने का तरीका है, कौन सा अनुभव करने का तरीका है, इसका पता लगाने का जो प्रयास है वो भी सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से तुरंत हो जाता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर समाज के साथ में हम परिचित हों, इसलिए वहां पर सामाजिक तथ्यों के संकलन को
करने के लिए हमें सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धति को काम में लेना होगा। कार्य कारण संबंधों की बात तो मैंने पहले कर ही ली थी कि सामाजिक सर्वेक्षण का मूल काम यही है कि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना है, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना है। तो जैसा दुर्खिम ने कहा था, जैसा कॉम्ट ने भी माना था और बाकी सारे समाजशास्त्र ने भी माना था कि समाज में होने वाली घटनाएं भी आकस्मिक घटनाएं नहीं है, उनके पीछे भी कोई कार्य कारण संबंध होते हैं, उसके भी एक निश्चित घटनाक्रम होता है। जैसे मान लीजिए सर्दी, और सर्दी के बाद में जो ऋतु आती है बसंत, और फिर बसंत के बाद में फिर गर्मी, और गर्मी के बाद में बारिश, और बारिश के बाद में इस तरह से। तो ये जो चीजें चल रही हैं, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, तो जैसे इस प्रकार का एक निश्चित संबंध है, निश्चित एक पैटर्न है, वैसे ही सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक घटनाएं भी एक निश्चित पैटर्न में होती हैं। हमें उन पैटर्न को देखना है, सोचना है, उनको खोजना है। तो कार्य कारण संबंधों की खोज करना है, और यही कार्य कारण संबंधों की खोज करने का जो कार्य है वह सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। छठा है उपकल्पना का निर्माण तथा परीक्षण। उपकल्पना का टॉपिक हमने अलग से कर लिया है, हाइपोथेसिस। किसी भी सामाजिक अनुसंधान को करने से पहले उस अनुसंधान के बारे में एक रूपरेखा तैयार कर लेना, उसकी कार्य योजना तैयार कर लेना, उसका आउटलेट तैयार कर लेना उपकल्पना के अंतर्गत आता है। पहले पूर्व कल्पना, जब व्यक्ति मकान बनाने जाता है, मैंने उसको भी ये उदाहरण दिया था, तो पहले उसकी कल्पना कर लेता है कि भाई कहाँ से जमीन कहाँ है, कैसी है जमीन, कैसी कौन होगी, अगर जमीन है तो नक्शा कैसे होगा, कैसे क्या बनाना है, पैसा कहाँ से आएगा, कौन काम करने वाला होगा, कैसे नहीं होगा, ये सब बातें एक बार वो पहले सोच लेता है। हो सकता है कालांतर में आकर वो चेंज हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए उससे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्ययन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न मकान बनने पर कोई फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कोई आता है कि साहब इस कमरे को यार इसकी जगह यार इस खिड़की को ऐसे कर दो, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर पहले से ही एक कल्पना कर लें, पहले से ही उसके बारे में सोच लें, ये इंपॉर्टेंट है अनुसंधान को शुरू करने से पहले। तो अनुसंधान कर रहे हैं, अब कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, तो छोटा सा सर्वेक्षण कर लें उस समाज का जिसको हम नहीं जानते हो, और जिस टॉपिक के बारे में हम नहीं जानते हो, उस टॉपिक के ऊपर हमें काम करना शुरू करना है। क्या करें, छोटा सा एक सर्वेक्षण कर लें, लोगों से पूछ लें, उस हमारे अध्ययन के उद्देश्य के हिसाब से कुछ प्रश्नावली बना ले, कुछ क्वेश्चन या कुछ शेड्यूल बना ले, लोगों से बात कर लें, उनसे उत्तर ले लें, उस आधार पर हमारी उपकल्पना का निर्माण हो जाएगा। कुछ पूर्व अध्ययन किए हुए उन अध्ययनों के ऊपर हम थोड़ा पढ़ लें, उनको देख लें, तो हमारी उपकल्पना का निर्माण का हमें सामग्री मिल जाएगी। तो उपकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस बनाने के लिए भी ऐसी जगहों पर जिनके बारे में हम नहीं जानते हो, जिन टॉपिक के बारे में हमें पता नहीं हो, ऐसे टॉपिक्स के पता, उन टॉपिक्स के ऊपर सर्वेक्षण करने, उस अनुसंधान करने से पहले एक छोटा सा सर्वे हो जाना चाहिए, ताकि हमें उपकल्पना बनाने में सहायता मिल सके। और सातवां और अंतिम बिंदु है उपयोगितावादी एवं व्यवहारिक उद्देश्य। सामाजिक सर्वेक्षण का अपना एक उपयोगितावादी या अपना एक व्यवहारिक उद्देश्य होता है, क्योंकि कोई भी घटना, कोई भी समस्या का जब हम कार्य कारण संबंध पता लगाते हैं, तो कार्य कारण संबंधों का पता लगाने के पश्चात हमें यह पता चल जाता है कि क्या वह घटनाक्रम, वो चीजें समाज के लिए उपयोगी हैं, उनका कोई व्यवहारिक उद्देश्य है अथवा नहीं है। इसी प्रकार से सामाजिक सिद्धांतों के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो जो सिद्धांत आज से 50 साल पहले थे, वही सिद्धांत अगर हम आज भी लागू करते हैं, संभवतः कई बातों में वो बिल्कुल बहुत लाभदायक हों और वैसे के वैसे लागू होते हों, संभवतः। जैसे भी मैंने बात की थी कि अपराध का एक प्रमुख कारण गरीबी है, ये सिद्धांत पहले भी था और आज भी है। तो ये अगर सिद्धांत सही है तो उसको हमें काम में लेना है, वरना उसका परीक्षण करता रहें, उसकी उपयोगिता को देखते रहें, उसके व्यवहारिक उद्देश्य को हम जांचते रहें, जो कि सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से ही किया जा सकता है। यदि वो उपयोगी है तो उसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए, और यदि वो उपयोगी नहीं है तो उस सिद्धांत में कुछ परिवर्तन लाने चाहिए। कुल मिलाकर यही कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जो कि सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख मूल रूप से उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में योगदान देते हैं। और ये अपने आप में सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता और उसकी महत्व को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा जो है आधार हमारे सामने प्रस्तुत करता है।
प्रिय विद्यार्थियों, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मैं जब भी आपको कोई वीडियो डालता हूं, अपलोड करता हूं, आप उसे गौर से सुने। टॉपिक के अंतर्गत दिए गए सारे बिंदु आपके लिए काफ़ी हैं, आप इनको चाहे तो अपनी कॉपी में उतार सकते हैं अलग से, आपके नोट्स अपने खुद के तैयार हो जाएंगे। और अपना फीडबैक कि ये किस प्रकार से वीडियो प्रस्तुत हुआ है, उसमें कितना और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या यदि कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसके बारे में आप मेरे व्हाट्सएप पर अपने प्रश्न जो हैं भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।